सर मेरी एमआरआई में डिस्क बल्ज भी है और L4 L5 L5 S1 पे, और साथ में डीजनरेशन भी आ रहा है। लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस भी लिखा हुआ है और स्टेनोसिस भी लिखा हुआ है। अब मुझे पहले किस चीज़ को ध्यान में रख के फोकस किसके करना है, ऊपर करना है, और ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी एमआरआई करवाते हैं तो तीन चार फाइंडिंग तो आती ही आती है। पर रेडियोलॉजिस्ट का काम ये है कि जो भी आपको फाइंडिंग दिख रही है उनको, तो उन्होंने वो आपकी एमआरआई में लिख देना है। अब ये फाइंडिंग के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और किस पे फोकस करना चाहिए, मैं वही इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो पेशेंट की बात भी बिल्कुल सही है, वो भी घबरा जाती है इतनी सारी चीजें देखे कि किस पे फोकस करें और ट्रीटमेंट कैसे शुरू करें। तो आपने सबसे पहले देखने हैं अपने सिम्टम्स, क्योंकि हमें सिम्टम्स के साथ ही रूल आउट करना है कि कौन सी प्रॉब्लम को हम पहले फोकस करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिस्क बल्ज आ गया L4 L5 L5 S1 का, तो आपने ये देखना है कि वो एक्यूट है कि क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि नया नया फ्रेश डिस्क बल्ज। अगर फ्रेश डिस्क बल्ज है तो हम उसको देखेंगे। अगर क्रॉनिक है तो वो आपको मैंने बता ही दिया कि रेडियोलॉजिस्ट ने जब देखना है कि पुराने डिस्क बल्ज पड़े हैं, उन्होंने वो भी एमआरआई में लिखने हैं। अब वो हमारे साथ मैच करते हैं नहीं करते, ये सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले सिम्टम्स चेक करिए। सिम्टम्स में आप चेक करेंगे एक्यूट स्लिप डिस्क के लिए SLR टेस्ट। आपने क्या करना है, सीधा लेट जाना है पेशेंट ने, अपनी लेग को रेज करना है सीधा लेट के। अगर वो 40-50 डिग्री तक रेज कर पा रहा है तो इसका मतलब SLR टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। वैसे पैसिव टेस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी घर का मेंबर उसको चेक कर सकता है। इसको चेक कैसे किया जाता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके जरूर देख लेना। सेकंड आता है हमारा एक्यूट डिस्क बल्ज के लिए कफिंग स्नीजिंग, खांसने छींकने में पेन आना, करवट लेते हुए पेन आना, या अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या होता है, पेशेंट की जाग खुल जाती है 4-5 बजे, इतना शूटिंग पेन होता है कि उसको उठना पड़ जाता है। या लास्ट सिम्टम क्या होता है हमारा, सिटिंग में पेन आता है और आगे हल्का सा झुकने में पेन आता है। अब ये कफिंग स्नीजिंग वाला, झुकने वाला पेन, और आपको करवट लेने वाला पेन, ये हमारी इंस्टेबिलिटी में या लंबर स्पाइन की और भी प्रॉब्लम्स में आ सकता है। पर जब ये चारों के चारों सिम्टम पॉजिटिव आते हैं तब हम मानते हैं एक्यूट स्लीप डिस्क है। अगर ये आपके सिम्टम्स पॉजिटिव नहीं है तो समझ लीजिए कि जो डिस्क बल्ज है वो पुराना पड़ा है, इसका हमारे साथ रेलिवेंस नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये रूल आउट हो गया। सेकंड आता है डिस्क डीजनरेशन। अर्ली डीजनरेशन, डिस्क डेसिकेशन, ये सब लिखा होता है। तो आपको एक बात बता देते हैं कि जो डिस्क है वो एक फ्लूइड है, न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइब्रोसस। अब जब वो फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो सूखेगा, क्योंकि उसका हीलिंग पैटर्न ही है। जब वो डिस्क सूखेगी उसको डीजनरेशन या डेसिकेशन लिखा जाता है। तो ये भी रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करना है, एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं करना अगर एक्यूट स्लिप डिस्क नहीं है तो। थर्ड आता है हमारा स्टेनोसिस, लंबर कैनाल स्टेनोसिस या फोरामिनल स्टेनोसिस के डायमीटर भी मेंशन होते हैं। उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके जरूर देखना। अब स्टेनोसिस का मतलब होता है कैनाल नैरोइंग। आपकी कैनाल नैरो हो रही है, इसको चेक कैसे करते हैं। अगर पेशेंट को स्टैंडिंग में खड़े रहने पे या ज़्यादा चलने पे, यानी जी कि आप कह लीजिए 4-5 मिनट के बाद पेशेंट की लेग में पेन शुरू हो जाता है। अगर पेन ना भी हो, नमनेस आती है, टिंगलिंग आती है, या पैर हैवी भी हो रहा है, तब भी हम यही मानेंगे कि स्टेनोसिस हो रहा है। अब जब वो बैठ जाता है तो उसके सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं, या खड़े खड़े हल्का सा झुक जाता है तो भी सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब उसकी बॉडी एक्सटेंशन में रह रही है, खड़े रहने में सीधी रह रही है, तब उसको स्टेनोसिस हो रहा है, कैनाल नैरो हो रही है। ये फेसेट आर्थरोपैथी, लिगामेंटम फ्लेमो हाइपरट्रॉफी, डिस्क जो कैनाल के अंदर आ गई है और डीजनरेट हो गई है, उसकी वजह से जो नैरो हुआ है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टेनोसिस जो है वो यहाँ पे मेन चीज़ है। अभी लंबर लॉर्डोसिस की भी बात कर लेते हैं। तो लंबर लॉर्डोसिस का स्ट्रेटन, लंबर स्पाइन का स्ट्रेटन होना या लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस होना, ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। 80% केसेस में ये प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट्स में। क्यों? क्योंकि ये पॉस्चर रिलेटेड है। तो अगर आपको ये डिस्क बल्ज या बाकी चीज़ें ना भी हो और लंबर लॉर्डोसिस आपको वैसे भी प्रेजेंट हो सकता है। अब हमें कभी बैक पेन हुआ नहीं, हमने कभी एमआरआई एक्सरे करवाया नहीं, तो कभी ये फाइंडिंग दिखी नहीं। अब जब एक बार एक्सरे या एमआरआई करवाने पे फाइंडिंग दिख जाती है तो लोगों को लगता है ओहो हो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारी तो स्पाइन स्ट्रेट हो गई। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी सेकेंडरी प्रॉब्लम है। यानी कि प्राइमरी प्रॉब्लम भी नहीं है, ये सेकेंडरी है। किसी चीज़ की वजह से जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये सेकेंडरी प्रॉब्लम आ ही जाती है। और ये पोस्चर रिलेटेड है, इसमें इतना घबराना नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको ठीक करने लग पड़े लंबर लोडोसिस के लिए, लोग क्या करते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइज करके अपना कर्व ठीक करना शुरू कर देते हैं, जबकि होता नहीं है, उल्टा स्टेनोसिस को बढ़ा लेते हैं। अब अगर स्टेनोसिस बढ़ेगा तो सैटिका बढ़ेगा, लेग पेन बढ़ेगा, उसमें हमारी और भी जो है कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इस सब में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी है वो है स्टेनोसिस। लंबर कैनाल स्टेनोसिस के ऊपर फोकस करना है, उसका ट्रीटमेंट हमने सबसे पहले करना है। तो
आई होप इन पेशेंट को उनका आंसर मिल गया होगा और बाकी सारे पेशेंट्स को भी मिल गया होगा जो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते या कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते। पर आपको भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि अब मुझे देख के लग रहा है कि हर वीक हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके कमेंट सेक्शंस में से हम कमेंट लेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर देना काफ़ी ज़रूरी होता है और इनसे आपके जो डाउट है वो क्लियर भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके डाउट भी इसी तरह के हों और उनको आंसर मिल जाए। और आपकी भी इसी तरह से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट हर वीक आपको एक ना एक ऐसा क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो दे सकूं।